हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आशा एंड आज मैं आपको एट्थ क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर 2 बताने जा रही हूँ। जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर लास्ट की वीडियोस में कंप्लीट कर लिया है और क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हैं और बहुत टाइम बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ ताकि आपको सुविधा रहे और आगे भी आप वीडियो देखते रहें और आपको मदद करें, चाहे जिस भी एग्ज़ाम में आपको एनसीईआरटी पढ़नी हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, जो कि चैप्टर 2 है। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। हमने पार्ट 1 इसमें कर लिया था, अब हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं कि व्यापार से साम्राज्य तक मतलब जो अंग्रेज़ों का व्यापार था, जो वो भारत में फैला, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी हमारी, जो भारत में व्यापार फैला रही थी अपना, जो सस्ते दामों पर वो सस्ते दामों पर यहाँ से ले जाती थी और महंगे दामों पर अपने देश में बेचती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना साम्राज्य भारत के बहुत सारे राज्यों में फैला रखा था। तो वो हम आज जानेंगे कि किन किन राज्यों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना राज्य स्थापित किया था और टीपू सुल्तान, हैदर अली जैसे शक्तिशाली शासकों को भी कंपनी ने हराया। यानी कि रॉबर्ट क्लाइव जो शासक था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नवाब था, वो था रॉबर्ट क्लाइव, जिसने पूरे भारत पे अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। यानी कि आधिपत्य का मतलब होता है कि अपना शासन स्थापित कर लिया था, अपना अपना कब्जा कर लिया था। तो और उसके पास जो रॉबर्ट क्लाइव है, उसके पास बहुत ही ज़्यादा संपत्ति हो गई थी। कब्जा करके टैक्स वसूलता था मनमानी तरीके से और उसकी सत्ता चलती थी। यानी अंग्रेज़ों की सत्ता, रॉबर्ट क्लाइव की जो सत्ता है वो चलती थी। और सब राज्यों जो भी राजा आता था, जैसे टीपू सुल्तान और मराठे जो थे, मराठों से भी लड़ाई की रॉबर्ट क्लाइव ने, कंपनी ने, और उन्हें भी हरा दिया। और फिर बहुत सारा पैसा कमाकर अपने देश चले गए। जो रॉबर्ट क्लाइव है अपने देश गया और वहाँ पे ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने लगा। और भी जो लोग थे जो पैसा कमा के चले जाते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के नवाब थे, वो जो पैसा कमा के जाते थे, उनके पास तो पैसे बहुत कम होते थे। मतलब जो वहीं पे रहते थे, जो इंग्लैंड में रहते थे, उनके पास तो उनकी ज़िंदगी तो नॉर्मल तरीके से जीत चलती थी। और जो जो अंग्रेज़ थे, जैसे कि रॉबर्ट क्लाइव है और भी अफ़सर थे, निजी अफ़सर थे कंपनी में, वो बहुत पैसा कमा के जो वहाँ पे गए, अपने इंग्लैंड चले गए। वो वहाँ पे बहुत ही ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते थे, ताकि लोगों को लगता था कि बहुत ही आलीशान, इन्होंने बहुत ही पैसा कमा कर ये लौटे हैं। मतलब बहुत ही कम वक्त में बहुत ही अमीर बन गए वो लोग। तो हम चलो पता करते हैं कैसे कैसे अंग्रेज़ों ने अपना व्यापार फैलाया भारत पे। थोड़ा सा व्यापार करने आए थे वो, और धीरे धीरे करके उन्होंने बहुत बड़ा व्यापार स्थापित कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। इससे पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में करा दिया है, अब हम आगे चलते हैं। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे ना, जिसे कंपनी बोल रहे हैं यहाँ पे, उसके अफसर क्या थे, नवाब बन बैठे थे, अपने आप को नवाब समझने लगे थे। नवाब बनने का क्या मतलब था? इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ और फ़ायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा था। तो चलिए आगे चलते हैं। फिर क्या हुआ? प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर ज़मीन और बहुत सारा पैसा दें। यानी कि प्लासी का युद्ध हुआ था, उसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई, जैसे कि रॉबर्ट क्लाइव ही जीते थे, ये नवाब था जो ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो प्लासी का युद्ध के बाद क्या हुआ था, जब बंगाल के असली नवाब थे को इस बात के लिए बाध्य किया गया, क्योंकि वो जीत गए थे अंग्रेज़, ये इस बात के लिए बाध्य किया गया, मजबूर किया गया कि कंपनी के अफसरों को वो क्या दे तोहफे के रूप में, बहुत सारा पैसा दे, क्योंकि वो जीत गए प्लासी के युद्ध में। कौन? अंग्रेज। खुद रॉबर्ट क्लाइव, जो कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का नवाब था रॉबर्ट क्लाइव, मेन हेड यही था अंग्रेज़ों का। रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। वैसे कि मैंने आपको बताया कि रॉबर्ट क्लाइव ने बेहिसाब बहुत सारी दौलत जमा कर ली थी भारत में। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास, अब जो चेन्नई बोलते हैं, मद्रास बोलते थे पहले के टाइम पे, आया था। यानी कि 1743 में, 1743 में जब वह इंग्लैंड से सबसे पहले कहाँ आया था? मद्रास में, जो कि अब चेन्नई कहते हैं जिसे हम। तो उसकी उम्र क्या थी? रॉबर्ट क्लाइव की उम्र थी 18 वर्ष की थी सिर्फ। 1767 में
फिर देखो 1743 से कितना गैप है, 1767 के बीच का इतना गैप में, इतने सालों में, जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ। यानी कि 43 से 67 के बीच 2 बार गवर्नर बना। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद वो इंग्लैंड रवाना हो गया और बहुत सारी संपत्ति लेके तो गया ही होगा। तो यहाँ उसकी दौलत कितनी थी? 401 और 102 पाउंड के बराबर थी। दिलचस्प बात यह है, मतलब बहुत ज़बरदस्त बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का काम सौंपा गया था। यानी कि जब गवर्नर था ना, रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर था, तब उसे क्या काम सौंपा गया था कि जो कंपनी के अंदर, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भ्रष्टाचार है उसे ख़त्म करना उसका काम था। किसका? रॉबर्ट क्लाइव का। लेकिन वो ऐसा करने में असफल हो गया था। लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी। यानी कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाया, भ्रष्टाचार को ख़त्म नहीं कर पाया, बल्कि खुद ही फंस गया। सरकार को उसकी अकुत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। यानी कि सरकार को संदेह हुआ था, मतलब हैरानी हुई कि इतने पैसे उसके पास अचानक से, इतने सारे पैसे कैसे आ गए। अब किसी के पास, अब कोई नौकरी कर रहा है, कोई इंसान जैसे 2000 रुपये महीना कमा रहा है, उसके पास करोड़ों की संपत्ति मिलती है बैंक में, तो हैरानी तो होगी ना सरकार को। तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाती है सरकार। तो ऐसे ही उसके ऊपर भी उठाया ऑब्जेक्शन। तो आगे चलते हैं। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। यानी कि भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे ना उसके ऊपर, उससे वो बरी तो हो गया था। तो फिर इसके बाद क्या क्या हुआ? 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। और भी अफसर थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, तो वो भी क्लाइव की तरह अमीर बनना चाहते थे, बहुत संपत्ति वाला बनना चाहते थे, पर किसी के पास इतनी संपत्ति नहीं थी जितनी रॉबर्ट क्लाइव के पास थी। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। यानी कि और जो कंपनी के नवाब थे ना, बाकी के अफसर थे, वो क्या हुआ, कम उम्र में ही बीमारी के कारण ही उनकी मौत हो गई, मर गए। बीमारी और लड़ाई यानी युद्ध के कारण भी मर चुके थे, कुछ लोग मर गए हैं, वो जो कंपनी के नवाब थे और बाकी के। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। इसके अलावा ये नहीं कि रॉबर्ट क्लाइव बेईमान था तो और भी नवाब बेईमान हो गए। अब ये होता है ना, कोई अच्छा इंसान भी होता है, कोई बुरा भी होता है, कोई बीच का भी होता है। तो सभी भ्रष्ट नहीं थे कंपनी में। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे। यानी कि जो कंपनी के बहुत सारे नवाब थे ना, बाकी के अफसर थे, वो सिंपल फैमिली के भी थे, साधारण परिवार से भी थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे ठीक ठाक पैसा कमा ले, मतलब अपनी ज़िंदगी को ठीक ठाक चला ले, इतना कमाना चाहते थे, बेहिसाब पैसा नहीं कमाना चाहते थे वो। और ब्रिटेन लौटकर आराम की ज़िंदगी बिता सके। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्होंने वहाँ आलीशान जीवन जिया। जो जिंदा रह गए, अपने इंग्लैंड चले गए, उन्होंने तो अपना जीवन अच्छे से जिया। और कुछ लोग तो बताया आपको बीमारी के कारण और युद्ध में, लड़ाइयों में मर गए थे। उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते थे। किसे? जो मतलब इंग्लैंड भी जाते थे ना, इंग्लैंड में जाते थे पैसा कमा के, भारत से बहुत पैसा लेके गए, तो उन्हें क्या कहते थे? नवाब बोलने लगे, क्योंकि उनका बहुत पैसा था। उनका जीवन बदल गया पहले के अकॉर्डिंग कम समय में। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था। यानी कि भारतीय शब्द था ये, क्या था? भारत में नवाब कहते थे, उसी का में अंग्रेजी में भी नवाब कहने लगे। तो क्लाइव खुद को कैसे देखता था? यानी संसद की एक समिति के सामने सुनवाई के दौरान क्लाइव ने कहा था कि प्लासी की लड़ाई, यानी कि संसद में उसकी सुनवाई हुई थी ना जब क्लाइव की, तो क्या कहा था क्लाइव ने कि प्लासी की लड़ाई के बाद उसने ज़बरदस्त संयम का परिचय दिया था। मतलब उसने शांति से काम लिया, संयम से। आइए देखिए उसने क्या कहा। उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहाँ प्लासी की जीत ने मुझे खड़ा कर दिया था। एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पर चल रहा था। एक संपन्न शहर मेरी दया पर था। उसके सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे की गिरेबान खींच रहे थे। मैं आगे चलते हैं। ऐसे खजानों के बीच से गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुले हुए थे। एक तरफ सोना और दूसरी तरफ जवाहरात थे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस संयम को देखकर खुद हैरान हूँ।
इसका मतलब क्या है कि जो वो था रॉबर्ट क्लाइव, जब संसद में अपनी गवाही दे रहा था तो उसने बोला कि जब मेरे सामने पैसा आता है ना, मुझे लगता है कि मैं और कमाऊं, और मैं बेसब्र हो जाता हूं कि मेरे पास ये पैसे आने चाहिए, मैं किसी भी तरीके से मतलब अमीर बनूं, बहुत करोड़पति बनूं, बहुत पैसे हो, मेरे पास पौंड संपत्ति हो। तो ऐसा ऐसा वो अपने आप के बारे में अपने अपने बारे में वो एक्सप्लेन कर रहा है संसद में। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों, यानी कि जो लोग इंग्लैंड में चले जाते थे पैसा कमा के, नवाब कहते थे उन्हें, लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। यानी कि इंग्लैंड जाते थे ना पैसा कमा के, उन्हें नवाब बोलते थे, ये भारतीय शब्द था नवाब, तो उन्हें क्या बोलने लग गए, अमीर अमीर और सामाजिक हैसियत में रातों रात अमीर हो जाने वाले लोग कहने लग गए, क्योंकि बहुत कम समय में बहुत पैसा कमा के वापस आ गए थे इसीलिए। और नाटकों और कार्टून बनाया जाता था ना उनका, तो उनमें उनका मजाक उड़ाया जाता था। मतलब कहते नहीं, रातों रात अमीर हो जाना पहले की कहावत होती थी। कंपनी का फैलता शासन, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने का शासन कैसे फैला। यदि हम अब इसे बताएंगे कैसे कैसे व्यापार फैलाया अंग्रेजों ने, कंपनी ने अपना, रॉबर्ट क्लाइव ने जैसे। यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती है। यानी कि कंपनी का शासन कैसे फैला था 1757 से 1857 तक। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना शासन चलाया भारत पर। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। किसी भी अनजान इलाके में, मतलब किसी भी अनजान इलाके में कंपनी ने कभी भी सीधा हमला नहीं किया कि जानते नहीं है और कब्जा कर लिया, ऐसा नहीं था। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से, अधिग्रहण का मतलब है कब्जा, किसी भी भारतीय रियासत का कब्जा करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया था। तो अधिग्रहण, किसी भी राज्य का में कब्जा करने से पहले क्या किया था, क्या करते थे वो जो कंपनी थी, राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल करती थी विभिन्न। बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 में। तो क्या हुआ था, बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। बक्सर की लड़ाई में जो कंपनी जीत गई थी, तो उन्होंने क्या किया, भारतीय रियासतों में, मतलब ये भारतीय जो राज्य थे उन पर रेजिडेंट तैनात कर दिए। रेजिडेंट क्या होते हैं, यानी कि कंपनी की हितों की रक्षा करना, उसके लिए काम करना कंपनी के लिए। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। कौन, रेजिडेंट क्या होते थे, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक या फिर व्यावसायिक, यानी कि उनका जो व्यापार का काम करते थे ना, प्रतिनिधि होते थे। उनका काम होता था कंपनी के हितों की रक्षा करना और कंपनी को आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से, रेजिडेंट कौन थे, व्यावसायिक और राजनीतिक प्रतिनिधि थे कंपनी के। ठीक है, उनका काम कंपनी के हितों को आगे बढ़ाना और उनकी रक्षा करना था कंपनी की। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। रेजिडेंट के माध्यम से जो कंपनी के अधिकारी थे, रेजिडेंट तो पता लग गया आपको क्या होता है, व्यावसायिक प्रतिनिधि होते हैं, ये कंपनी के ही होते हैं ना, राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि। तो रेजिडेंट के माध्यम से, यानी कि कंपनी में जो रेजिडेंट बना दिए गए थे, तो उनसे क्या होता था, कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लग गए थे। मतलब रेजिडेंट तो बन गए थे अपने अपने कंपनी के, फिर उसके साथ साथ क्या करने लगे, भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लग गए थे। अगला राजा कौन होगा, क्या होगा, ऐसे इन चीज़ों में ध्यान देने लग गए थे, ताकि वो अपना कब्जा कर सके धीरे धीरे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। इंटरेस्ट लेने लग गए, फिर दखलंदाजी करने लग गए, ज़बरदस्ती करके फिर वही क्या बोलते हैं, कब्जा अधिग्रहण साबित किया उन्होंने। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी, जबरदस्ती थोप दी। सहायक संधि क्या होती है, जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी, रियासत मतलब वो भारतीय रियासत, उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। मतलब अपनी मर्जी से सेनाएं रखती थी ना भारतीय रियासत जो थी। और जब वो क्या कर दिया, कंपनी ने सहायक संधि थोप दी अपनी, तो जब सहायक संधि मान लेता था, जो भी रियासत मान लेती थी भारत की, तो उन्हें अपनी स्वतंत्र सेनाएं, अपनी मर्जी से सेना रखने का अधिकार नहीं रहता था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी, मतलब अब जो कंपनी कही वही करना पड़ता था। आगे क्या लिखा है, गतिविधि। कल्पना कीजिए कि आप कंपनी के एक युवा अफसर हैं और कुछ महीने पहले भारत आए हैं। अब इंग्लैंड में रहने वाली अपनी माँ के नाम पर एक चिट्ठी लिखकर उन्हें अपनी ऐशोआराम भरी ज़िंदगी के बारे में बताएं और उसकी तुलना ब्रिटेन में अपने पुराने जीवन से करें। वही बताया गया है कि आप इंग्लैंड में रहते हैं, भारत में आए हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, और अपनी माँ को चिट्ठी लिख कर बताइए कि माता जी, मैं
भारत में बहुत ही पैसा कमा चुका हूँ, बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा हूँ, और अपना पुराना जीवन तो इतना हमारा पहले का जीवन, मतलब जो इंग्लैंड में रहता था बहुत गरीब था, ऐसे जीवन जीते थे, अब बहुत ऐशो आराम का जीवन जीते हैं। तो ऐसे ऐसे एक्सप्लेन कर दो। आगे चलते हैं। सहायक संधि में क्या हुआ था फिर, और सहायक सेना के रखरखाव के लिए फिर कंपनी क्या करती थी, सहायक सेना के रखरखाव कंपनी से वो लेते थे ना परमिशन, तो फिर क्या होता है, सहायक सेना के रखरखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। सहायक सेना के रखरखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। कौन? भारतीय रियासत। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनकी जो उनका इलाका कब्जे उनका इलाका है कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। यानी कि क्या होता था, कंपनी से पूछकर सहायक सेना का रखरखाव के लिए कंपनी से पूछकर वे सहायक सेना रखते थे, भारतीय रियासत जो थी। और फिर कंपनी को पैसा देना पड़ता था अपनी सेना को रखरखाव के लिए, कंपनी को पैसा देना पड़ता था। किसको? भारतीय रियासतों को, कंपनी को। भारतीय रियासत जो भारतीय थे, भारतीयों को कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसा देना पड़ता था अपनी सेनाओं को रखरखाव के लिए, रखने के लिए। और अगर वो पैसा नहीं दे पाते थे तो उनके इलाके को जो कंपनी थी कब्जा कर लेती थी। उदाहरण के लिए देखो, इसमें बताए गए चित्र में जब रिचर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल था 1758 से 1805 था, उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, एग्जाम्पल दिया गया है, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गई थी, इसलिए उनका इलाका जब्त कर लिया गया था। किसका? अवध का, अवध के नवाब का, क्योंकि वो अपनी सेना के रखरखाव के लिए पैसा देने में चूक गई थी कंपनी को, तो इसलिए उसका इलाके को जब्त कर लिया गया था। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए थे। रेजिडेंट की ताकत क्या होती है? कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने क्या कहा था कि दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता है, हम उसे हस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते हैं। जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता है और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है तो चीज़ें आराम से चलती रहती है। शासन के कामों में रेजिडेंट की दखलंदाजी के बिना सब कुछ। अभी आगे पढ़ेंगे। अभी चित्र में क्या दिया गया है? अपने बेटों और ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ खड़े नवाब सिराजुद्दौला टीली कैटल द्वारा बनाए गए चित्र है। बक्सर की लड़ाई के बाद हुई संधियों के फलस्वरूप नवाब सुजाउद्दौला के ज़्यादातर अधिकार छीन लिए गए थे, लेकिन यहाँ वह रेजिडेंट के सामने अपनी चिर परिचित शाही शानो शौकत के साथ दिखाई दे रहे थे। आगे चलते हैं। चल जाता था। जब भी कुछ अलग तरह का घटता है, जब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती थी, तो टकराव उथल पुथल पैदा हो जाती है। तो इसमें दिया गया है निषेधाज्ञा क्या होता है? निर्देश। अधीनस्था क्या होता है? दब्बूपन। ये मीनिंग दिए गए हैं। ये टीपू सुल्तान की तस्वीर है। अब टीपू सुल्तान को क्या कहते थे? शेरे मैसूर कहा जाता था। जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो टीपू सुल्तान को भी अंग्रेज़ों ने हरा दिया था, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरा दिया था। और ये कौन थे? टीपू सुल्तान हैदर अली के पुत्र थे। जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों का खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के राजा थे ना ये टीपू सुल्तान। मैसूर के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है। कंपनी को लगा ना, ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि उनके राजनीतिक और आर्थिक हित खतरे में है, तो उन्होंने फिर क्या देखा? मैसूर की तरफ अपना रुख किया, मतलब उस तरफ देखा मैसूर में क्या हो रहा है। तो मैसूर में क्या था? हैदर अली थे ना, जो उनका शासनकाल है 1761 से 1782 तक का था। तो हैदर अली और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान का शासनकाल था 1782 से, इनके बाद बने ना, ये इसमें लिखा 1782 से 1799। जैसे शक्तिशाली शासक थे ये बहुत। शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। यानी कि जो ये मैसूर था ना, तो इसका व्यापार कहाँ तक होता था? शक्तिशाली शासक के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर था। मालाबार तट जो है ना, भारत के मैप में अपने देखा, मालाबार तट पर होने वाला व्यापार था मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। मालाबार तट पर जो व्यापार होता था वो मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहाँ से कंपनी क्या करती थी? काली मिर्च और इलायची खरीदती थी।
अब उन्हें दिक्कत होती थी, बीच में ये मैसूर के राजा पर का व्यापार और होता होगा, तो ये सोचते थे इनको भी हराया जाए, क्योंकि शक्तिशाली थे ना ये, उन्हें डर था कि इनसे आगे ना बढ़ जाए। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। टीपू सुल्तान रुकावट पैदा कर रहा था कंपनी के बीच में। 1785 में टीपू सुल्तान ने क्या किया, अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाह थे ना, बंदरगाह थे, वो जो चंदन की लकड़ी ले जाते थे, काली मिर्च और इलायची का निर्यात क्या करते, रोक दिया, क्योंकि वो उनके रास्ते में पड़ता था। जो ये टीपू सुल्तान का निर्यात यहाँ से होता था। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया। सुल्तान ने क्या किया, अपनी जगह में जो व्यापार करते थे ना, उनका जो स्थानीय कारोबार चलता था वहीं पे मैसूर में, उन्हें भी कंपनी का व्यापार करने से मना कर दिया। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले, क्योंकि वो भारत का सच्चा वो था, शासक था, भारतीयों का शुभचिंतक था ना, और अच्छा शासक था। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारी से घनिष्ठ संबंध विकसित कर रखे थे। टीपू सुल्तान ने क्या, फ्रांसीसी व्यापारी, फ्रांस में फ्रांसीसी व्यापारी भारत में थे, उनके साथ बहुत घनिष्ठ संबंध स्थापित कर रखे थे, और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। मतलब सेना को बहुत ही मॉडर्नाइजेशन दिया, बहुत ही मॉडिफाई किया, अच्छा किया, अपना आधुनिकीकरण किया, अपनी सेना को बहुत अच्छा किया। आगे चलते हैं। अब ये जो चित्र 9 दिया गया, टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक के रूप में कॉर्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है, क्योंकि अंग्रेज चिढ़ गए थे ना, क्योंकि उनका व्यापार रोक दिया था। डेनियल आम द्वारा चित्रित 1793 का चित्र है। कंपनी की फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया था। ठीक है, कंपनी जो इंग्लिश ने कंपनी की जो फौज थी, उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान जो थे ना, उन्हें कई बार युद्ध में हरा दिया था, तो चिढ़ गए थे, तो उनके बेटों को बंधक बना लिया उन्होंने, कंपनी ने। लेकिन 1792 में मराठों, हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ों से संधि करनी पड़ी थी। इस संधि के तहत उनके 2 बेटों को अंग्रेज़ों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया। ब्रिटिश चित्रकारों को ऐसे दृश्यों की तस्वीर बनाने में मज़ा आता था जिनमें अंग्रेज़ों की सत्ता की विजय दिखाई जाती है। ब्रिटिश जो थे ना, वो ऐसी चित्र बनाते थे जिसमें अंग्रेज़ों की विजय दिखाई जा रही है, जैसे कि ये दिखाया गया है, देखिए ना। अब क्योंकि इसमें टीपू सुल्तान और हैदर अली के पुत्र दिखाए गए ना, तो ऐसी तस्वीर दिखाई गई इसमें कि अंग्रेज़ बहुत ही राजशाही हैं। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज़ आग बबूला हो गए थे कि वो क्या कर रहे हैं, उनका व्यापार को बंद कर रहे हैं, रुकावट डाल रहे हैं। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई दे रहे थे। किसे, अंग्रेज़ों को। आगे चलते हैं। अंग्रेज़ों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रण करना और कुचलना जरूरी है, क्योंकि वो उनके व्यापार को रोक रहे हैं और उनको बढ़ने नहीं दे रहे, फैलाव नहीं करने दे रहे। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेज़ों की 4 बार जंग हुई थी। कब कब हुई, 4 बार। 1767 से 69 में पहली जंग हुई, और दूसरी कब हुई, 1780 से 1784 में। तीसरी क्या हुई, 1790 से 1792, और फिर 1799 में। श्री रंगपट्टम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली थी। कब मिली, श्री रंगपट्टम की आखिरी जंग में ईस्ट इंडिया कंपनी को सफलता मिल गई थी। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए, और मैसूर का राजकाज किसके हाथों में आ गया, पुराने वोडिया राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया मैसूर का राजकाज। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। चित्र 10, टीपू का खिलौना शेर है। यह टीपू के एक विशालकाय मशीनी खिलौने का तस्वीर है। इसमें यह नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए है। जब इसका हैंडल घुमाया जाता है तो नकली शेर दहाड़ता है और सिपाही के भीतर से चीख की आवाज़ें आती थी। अब यह खिलौना शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा है। 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, तो अंग्रेज इस खिलौने को अपने साथ ले गए थे। यानी कि जब टीपू सुल्तान को हरा दिया अंग्रेज़ों ने, कंपनी ने, तो जब वो अपने इंग्लैंड वापस गए थे तो इसको ले गए थे। किसको, इस खिलौने को, टीपू का खिलौने शेर को ले गए थे। इस खिलौने शेर में क्या होता था, हैंडल घुमाया जाता था तो शेर दहाड़ता था, और ये सिपाही के मुंह से चीख की आवाज़ निकलती थी। ये टीपू सुल्तान का के राजकाज में रखा हुआ था, मतलब उसके महल में रखा हुआ था ये। अब ये कहाँ पे है, ये लंदन में है। ये खिलौना शेर कहाँ पे है, ये लंदन ले गए थे ना वो अंग्रेज जीतने के बाद, तो ये विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा हुआ है इंग्लैंड में।
टीपू की कहानियाँ क्या है, शेर मैसूर कहते क्यों हैं, राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से भी बनती है। प्रचलित किस्सों में उनकी ताकत का खूब यशगान किया गया है। 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे। कौन? टीपू सुल्तान। वहाँ एक शेर उनके सामने आ गया। उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया, बंदूक हाथ से गिर गई होगी और कटार भी जमीन पर गिर गई थी उनकी। फिर भी टीपू ने निहत्थे ही शेर का मुकाबला किया, बिना बिना हथियार के ही शेर का मुकाबला कर लिया। मतलब वो अपनी बल से काम कर, मतलब अपनी बुद्धि से, बहुत ही बुद्धि का प्रयोग किया और ये नहीं सोचा कि मेरे हाथ में हथियार नहीं है तो मैं डर जाऊं। फिर भी उन्होंने निडर होकर सामना किया शेर का। अंत में उन्होंने फिर क्या हुआ, और आखिरकार कटार उठा लिया। मतलब सोचा कि मैं इसको बिना उसके ही हराता हूँ, और उन्होंने शेर को, मतलब अपना जो हथियार था वो तो कटार था, वो आखिरकार उठा ही लिया मारने के लिए। अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया। इसी के बाद से उन्हें शेर मैसूर कहा जाने लगा था। उनके राजसी झंडे पर भी शेर की तस्वीर होती थी। उनके जो राजशाही झंडा था ना, राजकाज का झंडा होता था, उस पर भी शेर की तस्वीर होती थी। शेर मैसूर कहा जाता था उन्हें। आगे चलते हैं। गतिविधि। कल्पना कीजिए कि आपको श्रीरंगपट्टम में आखिरी बार जीत गई थी ना कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी, आखिरी विजय हासिल की थी कंपनी ने। कल्पना कीजिए कि आपको श्रीरंगपट्टम के युद्ध और टीपू सुल्तान की मौत के बारे में खबर देने वाले दो पुराने अखबार मिलते हैं। एक अखबार ब्रिटेन का है और दूसरा मैसूर का है। दोनों अखबारों के लिए इन घटनाओं के बारे में एक एक सुर्खी लिखी है। तो आपको बताना है कि श्रीरंगपट्टम का युद्ध हुआ था और टीपू सुल्तान की जब मौत हुई थी उसका एक, इन दोनों घटनाओं का एक आपको अखबार, दो अखबार मिले। एक हो इंग्लैंड का और एक हो मैसूर का। तो आप के बारे में एक एक सुर्खियाँ आपको लिखनी है। कन्फेडरेसी का मतलब क्या होता है? गठबंधन। मराठों से लड़ाई। तो मराठों से लड़ाई में क्या हुआ था? तो मराठों को भी अंग्रेजों ने हरा दिया था ईस्ट कंपनी ने। 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी थी। 18वीं सदी में क्या हुआ था कि आखिर से जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो मराठों की ताकत को काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी थी कि मराठों को भी हराया जाए। 18वीं सदी के आखिरी में 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया था। यानी कि 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद हार गए थे ना कौन, मतलब 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया था। यानी कि मराठे हार गए थे पानीपत की तीसरी लड़ाई में, अंग्रेज जीत गए थे। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में आ गई थी। ये सारे सरदार एक पेशवा, सर्वोच्च मंत्री जिसे कहते थे पेशवा को, के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी यानी कि राज्यमंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिक थे। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने क्या किया? मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध हुआ था 1782 में, सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा क्या हुआ? अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ 1803 से 1805 में, कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अंततः 1817 से 19 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। मराठों को कितनी बार हराया गया? 3-4 बार हरा दिया गया अंग्रेजों ने। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के साथ बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। आगे चलते हैं। इसमें बताया गया है कि मराठों से लड़ाई कैसे कैसे की कंपनी ने। अंततः ये तो हमने देख पढ़ लिया। ये है लॉर्ड हेस्टिंग्स, चित्र 11 में जो दिखाए गए हैं। सर्वोच्चता का दावा। अब इसमें बताया गया है
कि सर्वोच्चता का दावा में कि कंपनी थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो नवाब थे वो अपने आप को सर्वोच्च मानते थे कि हम सब कुछ हैं। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। यानी कि 19वीं सदी की स्टार्टिंग से ही क्या हुआ था, कंपनी थी ना जो कि अपना विस्तार करना चाहती थी, उसकी मतलब आक्रामक मतलब बहुत ही क्रुद्ध थी कि हम अपना व्यापार फैलाना ही फैलाना है। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो थे ना इसमें चित्र में दिखाए गए 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल थे के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती है। यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती रही। कंपनी सोचती थी कि सारा अधिकार उनके पास है, वो कहीं पे भी अपना अधिकार साबित कर सकते हैं, अपना अधिग्रहण स्थापित कर सकते हैं, लोगों को धमकी दे सकते हैं। और बाद में भी उनकी सोच ऐसी बन गई थी कि अंग्रेज़ों की यह सोच बाद में भी अंग्रेज़ों की नीतियों में दिखाई देती रही थी। जो भी नीतियाँ बनाते थे ना तो वो सोचते थे हम कहीं भी अपनी कब्जा साबित कर सकते हैं, धमकी दे सकते हैं। ऐसी ऐसी उनकी सोच आगे की नीतियों में ऐसी ही सोच रही उनकी, इसकी कंपनी की। लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए अब अंग्रेज़ों ने मतलब ये जो प्रक्रिया थी ना इनकी, अपना अधिग्रहण स्थापित करना, अपनी मर्जी से करना, सोच धमकी देना लोगों को, पर ये मतलब बेरोक टोक नहीं चलती थी। मतलब बीच में रुकावटें तो आती थी ना कोई आता, कभी मराठे आ जाते हैं, कभी टीपू सुल्तान आ जाता है। अब कौन आ गया? उदाहरण के लिए जब अंग्रेज़ों ने कित्तूर, फिलहाल कर्नाटक में है, के छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया। जब अंग्रेज़ों ने क्या किया, कित्तूर जो है ना कि छोटे के राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया अंग्रेज़ों ने, तो रानी चेन्नम्मा जो थी ने हथियार उठा लिए ये और अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। मतलब अपने राज्य को बचाते बचाते उन्हें क्या हुआ, गिरफ्तार कर लिया अंग्रेज़ों ने और जेल में बंद कर दिया गया और 1829 में जेल में उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित कित्तूर रानी चेन्नम्मा की स्मृति में बनाई गई मूर्ति ही बनाई गई है ये चित्र में। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। यानी कि चेन्नम्मा के बाद किसने किया ये विरोध किसने किया? कित्तूर स्थित संगोली के गरीब चौकीदार ने रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन में चारों तरफ समर्थक के लोग थे, समर्थन कर रहे थे लोग, और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। ये किसने? कित्तूर स्थित संगोली के गरीब ने, चौकीदार ने, उसका नाम रायन्ना था। उन्हें दस्तावेज मतलब बहुत से कागज़ वागज़ सब नष्ट कर दिए। शिविर मतलब जो अपना जगह बना के बैठते थे ना ये अंग्रेज, उनको नष्ट कर दिया। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेज़ों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया गया। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण आप किताब में आगे पढ़ेंगे। मतलब बहुत सारे लोगों ने प्रतिरोध किया ना, मतलब विरोध किया, तो आप पढ़ेंगे आगे किताब में और भी पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैंने ये पॉइंट्स बनाए हैं जिसको आप देख लो कि शॉर्ट में आपको समझाने के लिए कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। कि कंपनी के अफसर नवाब बने। जो रॉबर्ट क्लाइव था कंपनी का जो नवाब था, वो कंपनी का जो हेड था ना, बाकी के अफसर भी अपने आप को नवाब समझते थे। हेड कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। जो उसके बाद बहुत संपत्ति आ गई थी, वो सब जगह अधिग्रहण स्थापित कर रहा था, अपना कब्जा स्थापित कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव। तो प्लासी में जीत हासिल की कंपनी ने, रॉबर्ट क्लाइव ने के नेतृत्व में कंपनी ने। और 2 बार गवर्नर जनरल बना कौन? रॉबर्ट क्लाइव। और बहुत संपत्ति थी। उसके बाद 2 साल बाद वो इंग्लैंड जाने के बाद बहुत संपत्ति हो गई। बाद में वो अपने इंग्लैंड चला गया, ऐशो आराम की ज़िंदगी जी। इंग्लैंड चले गए। फिर क्या हुआ, भारतीय राज्यों पर कंपनी का शासन फैला। रेजिडेंट तैनात किए गए। रेजिडेंट क्या होते थे? रेजिडेंट होते थे व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे, या फिर राजनीतिक प्रतिनिधि बोलते हैं उन्हें, जो अंग्रेज़ों के हितों की रक्षा करते थे, उनके लिए काम करते थे, उन्हें रेजिडेंट करते थे। उन्होंने क्या किया, सहायक संधि लगा दी। सहायक संधि में क्या होता था कि जो अंग्रेज़ों की बात मानते थे, ज़बरदस्ती सहायक संधि लगा देती थी कंपनी कि उनकी मर्जी के बिना वो अपनी सेना को रख नहीं सकते, और अगर उन्हें अपनी सेना का रखरखाव करना है भारतीय रियासतों को, तो उन्हें पैसा देना पड़ेगा कंपनी को। और जो भारतीय रियासत पैसे देने में चूक जाते थे तो वो उनका इलाके को कब्जे में ले लेते थे। ऐसे करते थे अंग्रेज। फिर क्या हुआ, टीपू सुल्तान आए, जिसे शेर मैसूर भी कहते हैं। हैदर अली के पुत्र थे। कौन थे? टीपू सुल्तान। सुल्तान को भी कंपनी ने हरा दिया था।
शक्तिशाली थे। महत्वाकांक्षी शासक थे कौन? टीपू सुल्तान बहुत ही पावरफुल थे, और हैदर अली भी। मराठों से लड़ाई हुई, फिर बाद में कंपनी ने मराठों को भी हरा दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों को भी हरा दिया था। तो आज का जो सेशन है अभी ख़त्म करते हैं, और आगे हम और भी वीडियो बनाएंगे। इसके आगे की वीडियो लेसन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, एक वीडियो में और कंप्लीट हो जाएगा। तो आज ये पार्ट 2 ख़त्म हो जाता है। आप इसे रिवाइज़ करिए, और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास ऐसी ही वीडियो आती रहें। इस क्लास से रिलेटेड और भी हिस्ट्री की, इतिहास की थी वीडियो मैं और भी सब्जेक्ट क्लासेस की बनाती हूँ, वो भी आपको मिल जाए। थैंक यू।